चलिए अब शुरुआत कर दी जाए खबरों वाले स्टॉक्स की। हमने बढ़िया तरीके से ग्लोबल क्यूज, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी और आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉप ट्रेडिंग आइडियाज ले लिए हैं। अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहा हूं। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। हर्षदा गुड मॉर्निंग। पहले ये पीछे चमक ही रहा है। पहले Q2 अपडेट्स तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एक बार वो कैलेंडर दिखाएंगे कि रिजल्ट सीजन का आने वाले हैं सारे नतीजे। अगले हफ्ते से आगाज हो जाएगा मेरे ख्याल से। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले TCS आएगा। इंडसइंड बैंक उससे पहले आ जाता है। वैसे वो डेट आई कि नहीं आई पता नहीं। ये आगे जो नंबर्स IT के सारे 10 से ऑनवर्ड्स रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं तड़ करके Q2 अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। हजदा कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के लिए? तो HDFC के साथ शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष। यहाँ पर हमने देखा है कि जो Q2 में कंपनी ने अपडेट शेयर किया है Q2 के लिए, वो कह रहे हैं 30% ज्यादा इन्होंने लोन दिए हैं। 9,145 करोड़ के लोन इन्होंने दरअसल बांटे हैं। साथ ही साथ ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, ध्यान रखिएगा। तो पिछले साल इसी तिमाही में करीब 7,132 करोड़ की लोन्स दिए थे, जो अब 9,145 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस डिविडेंड से भी जो आय आ रही है वो बढ़ गई है, 1,360 करोड़ के आसपास आकर खड़ी हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव कंपनी के लिए ये आंकड़े दरअसल मजबूत है। कंपनी कह रही इंडिविजुअल लोन्स पिछले 12 महीनों में करीब 34,513 करोड़ के इन्होंने बांटे हैं। तो वो भी एक आंकड़ा है जिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये अपडेट दरअसल सेकंड क्वार्टर का कंपनी की तरफ से पॉजिटिव है। ये HDFC का अपडेट है। ज्यादातर लोन्स ऑफ कोर्स HDFC बैंक को ही इन्होंने दिए हैं। अब आएंगे इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक के Q2 अपडेट में इन्होंने डिपॉजिट का आंकड़ा जो शेयर किया है उसमें 15% तक का इजाफा है। लगभग 3,15,00,000 करोड़ के डिपॉजिट्स इनके हाथ आते हुए दिखाई दिए हैं, जो 5 क्वार्टर के हाई पर सबसे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर आप एडवांसेस पर ध्यान देंगे तो 18% तक का इजाफा एडवांसेस में है। यानी कि यहाँ पर लोन ग्रोथ पिछले 4 तिमाहियों में सबसे शानदार साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं, कासा रेशियो भी देखिए, ये 42.1 के मुकाबले 42.4% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। और ओवरऑल जो मार्केट शेयर है उसमें 2% तक की वृद्धि भी देखने को मिली है। जो इनका लोन बुक का मार्केट शेयर है वो 2% के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो ये आंकड़े भी इंडसइंड बैंक की तरफ से मजबूत ही हैं। अब M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक काफी पिटा है हाल ही की नेगेटिव्स अपडेट्स के बाद, लेकिन ये जो Q2 का अपडेट आया है और खासतौर से जो सितंबर में जो बिजनेस का अपडेट है वो कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट्स जो है वो आंकड़ा आया 4,080 करोड़ के आसपास, यानी कि 100% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस NPA रेशियो 8% से घटकर 7% पर आया, यानी कि हल्के से एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से यह भी कहना है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सितंबर के महीने में 98% पर आकर खड़ी हुई है, जो अगस्त में करीब 96% के करीब थी। तो ये वो BFSI सेगमेंट पर नजरें रहेंगी। बैंक्स और NBFCs पे 3 कंपनियां जहां पर Q2 अपडेट्स आए हैं। जी हाँ, 3 अगर आप देखें Q2 अपडेट्स। और हर्षदा आई थिंक मैं बात करने का मन कर रहा था इंडसइंड बैंक पे। दरअसल अगर आप पिछले 3 महीनों को देखें, जस्ट फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक में कोई प्राइस परफॉर्मर रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक। अगर मैं इस लास्ट 4 दिन के ड्रॉप को हटा दूं, शरद जी आपका व्यू, अभी हर्षदा ने नंबर्स बताए, स्ट्रॉन्ग कासा, स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स, और आपकी राय, जिस प्रकार की क्वार्टरली अपडेट है, आपका व्यू इस स्टॉक पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक पे अभी भी इन कंपैरिजन टू अदर एनी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस स्टॉक चार्टिकली बेस्ट दिख रहा है। आपका व्यू इंडसइंड बैंक पर? जी, वैल्यूएशन वाइज भी कॉन्कर करता है इंडसइंड बैंक। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो शायद सबसे सस्ता बैंक आज के दिन में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो बास्केट है उसके अंदर में इंडसइंड बैंक ही है। कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कुछ अदर इश्यूज की वजह से वो डिस्काउंट ऑब्वियसली रह रहा है। NPA की ओवरहैंग भी है थोड़ी सी कि कितना बढ़ेगा या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस वजह से वो एक डिस्काउंट है। जैसे जैसे वो उस चीज को एड्रेस करते हैं, मेरे हिसाब से अगर नॉर्मलाइज्ड वैल्यूएशन पे आना है तो सबसे ज्यादा रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी इंडसइंड बैंक में है। ये अच्छा, एक मिनट, M&M फाइनेंस पे जो अपडेट्स आए, ध्यान रखिए वो सितंबर महीने के हैं। तो सितंबर के एकदम फैग एंड में जाते जाते वो RBI का डिक्टेट आया था कि ये थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंट्स नहीं रख सकते हैं। तो उसका असल इंपैक्ट दरअसल अक्टूबर में आएगा। तो इसीलिए वो नंबर्स पे आप ये कंफ्यूज ना होइए कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो अपडेट आया वो तो अच्छा है। पर ब्रोकरेजेस कैसे देख रहे हैं, यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। यतिन हाय, गुड मॉर्निंग, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। क्या कह रहे हैं M&M फाइनेंस पे ब्रोकरेजेस?
फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, आशीष और हमारी पूरी टीम और हमारे दर्शकों को। जहाँ तक कि M&M का सवाल है, आज मॉर्गन स्टैनले का एक रिपोर्ट आया है और M&M फाइनेंशियल पे उनका लक्ष्य है 225 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल अपसाइड काफी ब्रोकरेजेस को लगती है। बोफा का 245 का टारगेट है। इनफैक्ट अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए देखें, यानी स्टेज 1 के एनपीएस देखें, तो वो 7% आए हैं Q1 में, जो इस क्वार्टर में, माफ कीजिएगा, जो 8% थे Q1 में। तो अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए में सुधार आया है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी है। लेकिन आशीष, आप जैसे पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आरबीआई का नया डिक्टेट आया है उसका क्या इंपैक्ट होगा, ऑब्वियसली वहां जो है मार्केट को हमेशा चिंता रहेगी। लेकिन जो हिसाब से स्टॉक में करेक्शन आया और जिस हिसाब से उन्होंने क्वार्टरली अपडेट डिलीवर किया है, शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आज के सत्र में आना चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। हाँ, ब्रोकरेजेस लगातार 225, 245 एग्रेसिव टारगेट्स आ ही रहे हैं जब से वो कंसर्न्स माउंट हुए उसके बाद भी, और आज देखते हैं इस अपडेट के बाद किस तरह का बिहेवियर। एक बार खुल जाए तो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट से भी स्टॉक पे आगे बातचीत कर लूंगा। लेकिन ये तो अभी सिर्फ 3 ही फाइनेंशियल्स के क्वार्टर अपडेट्स है, और भी बहुत सारे। अजदा, बाकी कौन कौन से? एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, और यह आंकड़ा बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट कंपनी की तरफ से जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है, हाईएस्ट एवर क्लॉक किया गया है। यह आंकड़ा 10,385 करोड़ पर आया है। अगर आप कंपेयर करें तो 35 या 36% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है इसमें स्टैंड अलोन बेसिस पर year on year। लेकिन Q2 FY20 से ये आंकड़ा सीधे तौर पर डबल है। Q2 FY22 में 20 में इन्होंने करीब 5,949 करोड़ तक के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कमाए थे, जो इस बारी 10,385 करोड़ पर आए। तो क्लियरली वो आंकड़ा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने एक अपडेट ये भी दिया है कि डीमार्ट के कितने स्टोर्स अब हैं, तो 302 स्टोर्स की गिनती यहां पर कंपनी ने करके दी है। सितंबर 30 तक, यानी कि सितंबर के अंत तक ये कंपनी के पास करीब करीब 302 स्टोर्स हैं। तो ये आंकड़े बहुत ही प्रॉमिसिंग है, स्पेशली रेवेन्यू के फ्रंट पर। मैरिको ने भी अपडेट शेयर किया है। हालांकि मैरिको के अपडेट में आप देखेंगे तो कुछ खामियां हैं। ये कह रहे हैं कि घरेलू बिजनेस में सिर्फ लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है Q2 में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी यहां पर दरअसल लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ है। पैराशूट के बिजनेस में एक सिंगल डिजिट वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिला है। साथ ही साथ वैल्यू हेयर ऑयल्स में सिर्फ हल्की सी वृद्धि है, यानी कि लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। तो पैराशूट के बिजनेस में स्केल नहीं देखने को मिला। हालांकि सफोला ऑयल में सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है और यहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर की तुलना में, कंपनी ने कहा है। फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन है। डिजिटल ब्रांड्स ने अच्छा प्रदर्शन कंपनी के लिए करके दिखाया है। ऊंचे टैक्स रेट से मुनाफे पर थोड़ा बहुत असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, वो कंपनी आगाह कर रही है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन में तिमाही दर तिमाही आधार पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट आता है या नहीं। लेकिन मैरिको का जो अपडेट है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। बहुत ही फ्लैटिश बिजनेस है, ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। मोटा मोटी जो अपडेट्स आए बुरे नहीं है ज्यादातर, है ना? बुरे नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैट है। हाँ, अगर एक कर्टन रेजर है तो आने वाली तिमाही बुरी नहीं रहने वाली इंडिया इंक के लिए आज से, पर उस तिमाही में आगे की गाइडेंस कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी सब्सिक्वेंट क्वार्टर Q4 के लिए, क्योंकि वो असल पेन पीरियड है ग्लोबली। वो स्लो डाउन का डर वहां पे ज्यादा प्रोफाउंड नजर आएगा। ये एवेन्यू सुपरमार्ट के 302 स्टोर्स, लास्ट क्वार्टर 8 नए स्टोर खोले। एक तो वीरू के घर के पास खुल गया है, वीरू है ना? स्टोर खुलने से क्या हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई क्या? यकीन नहीं, कहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू, थोड़ा दूर खुला है, थोड़ा दूर खुला है, लेकिन अभी मतलब इतना दूर भी नहीं है, जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। मैं आज तक डीमार्ट के स्टोर में कभी आशीष नहीं गया, मतलब मुंबई भी था तो कई बार प्रयास किया कि आज जाएंगे, लेकिन लास्ट हफ्ते अगर आप देखें, मैं जिस रोड पे था ट्रैवल कर रहा था, वहाँ पे नोएडा में इसकी ओपनिंग हुई है। बड़ी एक अच्छी जगह, खुली जगह, अगर आप देखें डीमार्ट का स्टोर खुला है। और आई मीन लास्ट सितंबर से इन्होंने दिल्ली NCR में, अगर आप देखें, अपनी प्रेजेंस काफ़ी बढ़ाई है। उस कड़ी में नोएडा भी आ गया। चार्टिकली आशीष, आप यकीन मानिए ना, ये चार्ट इतना स्ट्रांगली प्लेस्ड है कि पूछे मत। मैं हल्का सा आपको एक व्यू देना चाहूंगा, मानस इस पर आए रखिएगा। लगभग नवंबर 2021 से लेकर एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और उसका ब्रेकआउट पॉइंट, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली यही है, 4443। मानस 48-4700 की पॉसिबिलिटी आपको कितनी लग रही है इस पर? ज्यादा लग रही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जुलाई से रैली स्टार्ट हुई 3400 से लेकर
सितंबर की स्टार्टिंग तक हमने एक मूव देखा, 4500 तक के हाइज बने। उसके बाद से करीब 5 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट में बन रहा है और ये 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो जितने भी इम्पोर्टेंट वीकली मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि हमें ऊपर की तरफ एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा 4950 का, और उसके ऊपर आप शायद 5400 तक के भाव भी देख सकते हैं। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। और आपके स्टॉप लॉसेस 4150 के नीचे रखिए, वो काफी सेफ स्टॉप लॉस है। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म का आप आउटलुक लीजिए, करंट लेवल्स पे डीमार्ट में खरीदारी करिए। ओके, अच्छा ये बहेती साहब का आज का वैसे टॉप कॉल भी है सुबह का, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो मानस ने एक और सील ऑफ अप्रूवल की अच्छी तेजी की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इस पे मैरिको पे यतिन क्या कह रही है ब्रोकरेजेस? तो आशीष, एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा नंबर है क्वार्टरली अपडेट के हिसाब से, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। मॉर्गन स्टैनली का लक्ष्य है लगभग 4600 रुपीस के आसपास। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 15% आया है, और अगर हम 3 ईयर CAGR ले लें तो वो लगभग 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं, और ब्रोकरेजेस को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली मैरिको पे भी हर्षदा बता रही थी क्वार्टरली अपडेट। यहाँ अगर हम देखें तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल हैं। CLSA का अंडर परफॉर्मर कॉल है, टारगेट है 540। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट है 620, उनकी खरीदारी की सलाह है। ऑब्वियसली ये जो डबल डिजिट की कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है उसको लेके, इंटरनेशनल मार्केट को लेके काफी उत्साहित है ब्रोकरेजेस, और इनको लगता है कि एडिबल ऑयल में जो वॉलेटिलिटी है शायद आपको वो Q2 के मार्जिन्स में इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे, लेकिन क्योंकि काफी सारा आपको करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो आगे चलने पे आपको मार्जिन में थोड़ा बहुत सुधार मार्जिन के साइड पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, ये हो गई ब्रोकरेजेस व्यू और स्टॉक पे चर्चा। हर्षदा, बाकी के न्यूज? कुछ और अपडेट्स है। वेदांत की तरफ से एक अपडेट आया है, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से अपडेट आया है, तो उस पर भी पहले नजरें डाल लेते हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करीब 2% बढ़ा है वेदांत के लिए सेकंड क्वार्टर में। यह ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, 5.84 लाख टन के आसपास से आकर खड़ा हुआ। इंटीग्रेटेड जिंक प्रोडक्शन भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर 16% सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ जिंक इंटरनेशनली में करीब 35% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस पर भी एक अपडेट दिया है। ये दरअसल 1,40,471 BOED है। यहाँ पर सेलेबल स्टील के प्रोडक्शन में 11% का इजाफा है। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन में हिंदुस्तान जिंक के लिए 18% तक की ग्रोथ है सालाना आधार पर, और माइंड मेटल आउटपुट जो है वो 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है सालाना आधार पर। इसके साथ ही एंजल 1 भी रेडार पर रहेगा। Q1 का अपडेट आज सुबह में आया, जहां पर कंपनी के क्लाइंट बेस में मंथ ऑन मंथ 3.4% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.15 करोड़ के आसपास का एक क्लाइंट बेस है। क्लाइंट एक्विजिशन हालांकि 12% घटी है। पिछले महीने 4,40,000 क्लाइंट्स जोड़े थे, इस महीने 3,90,000 क्लाइंट्स ही जोड़े हैं। हालांकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स में 25% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट शेयर F&O सेगमेंट का कांस्टेंट है, हालांकि कमोडिटी सेगमेंट में मार्केट शेयर कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है, वहां पर 1.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एंजल 1 की तरफ से अपडेट आया। अब आते हैं कुछ और खबरों वाले शेयरों पर। तो महानगर गैस, आपका गुजरात गैस, IGL सब रेडार पर रहेंगे। MGL ने दरअसल गैस हाइक जो है, जो सरकार ने अक्टूबर 1 से 40% बढ़ाया था, उसे पास ऑन कर दिया है। मुंबई में दरअसल ये इफेक्टिव है, तो 6 रुपए CNG के दामों में इजाफा और करीब करीब 4 रुपए PNG के दामों में इजाफा। कंपनी को कितना प्राइस हाइक लेना था? लगभग 9 रुपए प्रति केजी मिनिमम लेना है, और वो सिर्फ आधा ही लेते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी ये भी कह रही है कि सरकार की तरफ से गैस एलोकेशन में 10% घटा है। अब ये जो प्राइस हाइक्स हुए हैं उसका डिमांड पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और जो डिस्काउंट CNG टू पेट्रोल डीजल है वो एक मल्टी ईयर लो पर आ चुका है। तो इतना कुछ खास लुक्रेटिव नहीं है CNG गाड़ी चलाना। MGL की तरफ से यही अपडेट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दिलीप बिल्डकॉन पर। दिलीप बिल्डकॉन ने और इनके एक JV को दरअसल गुजरात मेट्रो की तरफ से 1061 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए इनको ऑर्डर फुलफिल करना है। KEC इंटरनेशनल 1400 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर बैक किया, अलग अलग सेगमेंट में, जिसमें T&D है, सिविल है,
तो लेकिन कुल फिगर ये 1400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर का है। और गोवा कार्बन के लिए भी अपडेट है कि राइट्स इशू बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। 200 करोड़ दरअसल ये रेस करने वाले हैं इस राइट्स इशू के जरिए। रखिए इन सब स्टॉक्स रडार पे। अच्छी बात कि सिर्फ एक मैरिको का वो भी डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा ठंडा परफॉर्मेंस की इंडिकेशन, अदरवाइज सारे क्वार्टर अपडेट्स लार्जली अच्छे ही आपको नजर आएंगे। अच्छा चलिए आज एक और एक्शन, अर्चना थैंक यू, एक और एक्शन वाला दिन है भाई। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन टूल पकड़ेगा। आज से इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का आईपीओ खुलने जा रहा है, फ्राइडे तक खुला रहेगा। स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आती रहेंगी, बातचीत कर ली जाए। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है इसे आप लोग नहीं, मुंबई वाले तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, वीरू कर लेंगे क्योंकि दिल्ली में है। ये साउथ की कुछ जगहों पे स्टोर्स हैं, तेलंगाना में लार्जली। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये उस कंपनी का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। आस्था, बिजनेस कैसा, वैल्यूएशंस कैसे और